हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 17 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया में पहली बार मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन भारत में पहली बार हो रहा है और ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ये देख लीजिए, ये है आपका मॉन्क फ्रूट। देखिए, चाइनीज फ्रूट है ये। इंडिया में पहली बार इसका कल्टीवेशन हो रहा है। कहाँ पे? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन कौन कर रहा है? तो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा मॉन्क फ्रूट का कल्टीवेशन कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। देखिए, जो मॉन्क फ्रूट इसका प्रोडक्शन होता है 3 से 3.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा फार्मर्स के लिए। मॉन्क फ्रूट एक पेरेनियल यानी 12 मासी क्रॉप है। 4 से 5 वर्षों तक इसका कल्टीवेशन होता है, यानी एक बार इन्वेस्ट करो आप और अगले 4 से 5 वर्षों तक आप मजे लो। आपको पता ही है, जर्मिनेशन के बाद फ्रूटिंग होती है किसी भी पेड़ में, तो इसमें जो है 8 to 9 मंथ का टाइम लगता है, यानी 8 से 9 महीने का समय लगता है फल आने में जर्मिनेशन के बाद। मॉन्क फ्रूट क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि पहली बार बुद्धिस्ट कम्युनिटी द्वारा इसका यूज किया गया था। और याद रखिएगा, मॉन्क फ्रूट एक नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, यानी आप चीनी की जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि नॉन कैलोरिक है, यानी जिम जाने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट यानी विश्व का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1 किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो लिंगलोंग 1 इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने। ये देख लीजिए, हाल ही में चाइना द्वारा वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर लिंगलोंग 1 लॉन्च किया गया है। कहां से? हेनान प्रोविंस में लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। कहां से लॉन्च किया गया है? लिंगलोंग 1 एक स्मॉल रिएक्टर है जो कि कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। अभी क्या है, अभी कोई स्मॉल रिएक्टर इतने नहीं बनाए जाते हैं कि आप किसी वैन पे लाद लें और कहीं जाके उनको यूज कर पाएं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। हालांकि वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर, नाम याद रखिएगा, लिंगलोंग 1 चाइना ने बना दिया है। 125 मेगावाट का ये रिएक्टर है। जरूरत के हिसाब से आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है? रेनमिनबी, और सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एक और न्यूज चर्चा में है कि इंडिया और चाइना का ट्रेड 2021 के फर्स्ट हाफ में 62% बढ़ गया है। कितना? 62%। देखिए, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी से जून की। तो फर्स्ट हाफ में 62% बढ़ गया है 2021 के। कितना रहा है? $57.48 बिलियन। एक तरफ गलवान इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इंडिया और चाइना का ट्रेड 62% बढ़ गया है फर्स्ट हाफ में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा चाइना ने अनाउंस किया है कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने के लिए वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च करेगा। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन लॉन्च करेगा? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, वाराणसी में किसने इनॉग्रेट किया है? तो रुद्राक्ष इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। एक्चुअली एक बिल्डिंग है रुद्राक्ष, आप देख पाइए। तो ये है आपकी रुद्राक्ष, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष। ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। अच्छा, इसका नाम रुद्राक्ष क्यों पड़ा? क्योंकि इसके सेंटर में 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी जो छत है यानी रूफ, वो शिवलिंग के आकार की बनी है। शिवलिंग के आकार की बनी है, इसका नाम इसीलिए रुद्राक्ष बना। तो वर्तमान में पीएम मोदी वाराणसी में है। प्रसाद स्कीम के फेज 2 के तहत कई सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। उसके अलावा रुद्राक्ष बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। रुद्राक्ष को जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से बनाया गया है, क्योंकि वाराणसी को मिनी जापान के रूप में डेवलप किया जा रहा है। देखिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया में फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कहां बनी थी? यूपी में, सुचेता कृपलानी। इंडिया में फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। कुछ दिन पहले यूपी में कप्पा वेरिएंट पाया गया है कोरोना का। तो कप्पा, कटप्पा, अल्फा सारे वेरिएंट यूपी में पाए जा रहे हैं, निश्चिंत रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेजी से 14 ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम सबसे तेजी से 14 वनडे सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान की ओडीआई टीम के कैप्टन है। ये देख लीजिए, इनको तो आप पहचानते होंगे। बाबर आजम काफी पीछे थे विराट कोहली से, अब इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। तो बाबर आजम वर्ल्ड के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेजी से 14 सेंचुरी बनाई है ओडीआई मैचेस में।
मात्र 81 मैचेस में इन्होंने 14 सेंचुरी बना दी है। तो याद रखिएगा बाबर आजम का नाम। इसके बाद हाशिम आमला आते हैं, फिर आते हैं आपके विराट कोहली। तो बाबर आजम कौन है? पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। ये अगला क्वेश्चन है। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा सीपी ग्राम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपको बताना है सीपी ग्राम मोबाइल ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर डेवलप किया है? तो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने सीपी ग्राम मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद आईआईटी कानपुर। देखिए, हर डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री के लिए अलग से सीपी ग्राम मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। सीपी ग्राम का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो शिकायतें होती हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है, जो सामने वाली एजेंसी होती है या फिर जो शिकायत करता होता है, दोनों के द्वारा। तो हर एजेंसी जो है, हर मिनिस्ट्री अलग अलग अपना सीपी ग्राम ऐप लॉन्च कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर अपना सीपी ग्राम ऐप बनाया है। ये एआई बेस्ड सिस्टम होगा, जो कंप्लेन की डुप्लीकेसी होती है ना, कई बार एक ही कंप्लेन चली जाती है, उनको भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो सीपी ग्राम मोबाइल ऐप, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाया है और इसको लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। मिनिस्ट्री चेंज हुई है, उनको मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको किस वर्ष लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको 2016 में लॉन्च किया था। कब? 2016। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 के लिए जो कट ऑफ डेट है 15 जुलाई, उसको बढ़ाकर 23 जुलाई कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान गई है। तो अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2021 सीजन के लिए कट ऑफ डेट कितनी होगी? 23 जुलाई। यानी 23 जुलाई से पहले ही पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फार्मर्स को, अगर उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। ये जो फार्मर्स को है उनके क्रॉप के लिए क्या प्रोवाइड करती है? इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, देखिए, क्रॉप सोइंग के 10 दिनों के अंदर आपको इंश्योरेंस लेना होता है और इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर किए जाते हैं 14 डेज तक। यानी अगर आपका हार्वेस्ट हो गया है तो 14 डेज तक के लॉसेस कवर किए जाते हैं और सोइंग के बाद 10 डेज में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। खरीफ क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम पे करना होता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% और कॉमर्शियल क्रॉप के लिए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन फुटबॉल क्लब, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियन फुटबॉल क्लब, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2020-21 के लिए जो AFC यानी एशियन फुटबॉल क्लब AFC क्लब चैंपियनशिप होने वाली है, उसके लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को नॉमिनेट कर दिया गया है। देखिए, गोकुलम केरला, इन्होंने 2019-20 में इंडियन वुमेन्स लीग को जीता था बेंगलुरु में और ऐसा करने वाली केरल की पहली टीम थी गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब। तो इसीलिए गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 के लिए नॉमिनेट किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब का नाम याद रखिएगा। AFC की बात करें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन 1954 में स्थापना हुई थी। कोलालमपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पल्सेस ट्रेड किस वर्ष तक 22 मिलियन टन के आसपास बढ़ जाएगा? तो ग्लोबल पल्सेस ट्रेड 2030 तक 22 मिलियन टन के आसपास बढ़ जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है OECD FAO आउटलुक रिपोर्ट 2021-2030। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल पल्सेस ट्रेड 2030 तक 22 मिलियन टन के आसपास बढ़ जाएगा, जिसमें से 50% एशिया से, पर्टिकुलर अगर बात करें तो इंडिया से आएगा। तो ग्लोबल पल्सेस ट्रेड 2030 तक कितना बढ़ जाएगा? 22 मिलियन टन। देखिए, वर्ल्ड पल्सेस ट्रेड पिछले 10 वर्षों में 17 मिलियन टन बढ़ा है। कितना? 17 मिलियन टन। लेकिन अगले 10 वर्षों में यानी 2030 तक ये 19 मिलियन टन ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है? सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है पल्सेस में। देखिए, पल्सेस में इंडिया अभी भी इंपोर्ट ही करता है और 2030 तक इसकी इंपोर्ट जो एफिशिएंसी है वो 5 मिलियन टन के आसपास हो जाएगी। यानी इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। इंडिया में जो पल्सेस का कल्टीवेशन एरिया है वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। 2020-21 के लिए 28 मिलियन हेक्टेयर एरिया में पल्सेस का कल्टीवेशन किया गया, जो कि 24 मिलियन हेक्टेयर था 2015-16 में। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने बड़े एरिया में कल्टीवेशन करने के बाद भी हम
पल्सेस में सेल्फ रिलायंस नहीं है। OECD की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1961 में स्थापना हुई थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 38 मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है 2021 के लिए? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 के लिए लॉन्च कर दी है। बेसिकली होता क्या है, देखिए बेसिकली ये होता है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। महाराष्ट्र की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसके तहत 2025 तक अगर कोई नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, तो उसको 10% की सब्सिडी दी जाएगी नए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर। तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है 2021 के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई थी, उसी की तर्ज पर सारे स्टेट्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं कभी भी ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा कि किस स्टेट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, क्योंकि दिल्ली, केरला, कर्नाटका सब लॉन्च कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये है मैप में महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड हाल ही में कछार डिस्ट्रिक्ट ने जीता है। ये कछार डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप चांचर पढ़ रहे होंगे, ये किस स्टेट में है? तो कछार डिस्ट्रिक्ट है असम में। कहां पर? असम में। ये देख लीजिए, 2021 के लिए नेशनल स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? कछार डिस्ट्रिक्ट ने। ये कछार डिस्ट्रिक्ट असम की है। अच्छा, किस लिए जीता है? पुष्टि निर्भर प्रोजेक्ट के लिए। पुष्टि निर्भर प्रोजेक्ट के लिए। पुष्टि निर्भर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, कछार डिस्ट्रिक्ट जो कि असम में है, उसके दिनतपुर विलेज में देखिए एक होम में ही दिनतपुर बगीचा उगाया जाता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स की कल्टीवेशन किया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट एफिशिएंट होते हैं। इसीलिए कछार डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है? स्कॉच अवार्ड दिया गया है, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड। अब कल मैं सारे स्कॉच अवार्ड कवर कर लूंगा, नेशनल गोल्ड, नेशनल सिल्वर। कल तो संडे है, कल वीडियो नहीं आएगी, मंडे को। पुष्ट निर्भर प्रोजेक्ट कहाँ का है? कछार डिस्ट्रिक्ट असम का, याद रखिएगा। नेशनल स्कॉच अवार्ड की बात करें, 2003 से दिया जा रहा है। इंडिया को एक ग्रेट प्लेस बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये देख लीजिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ मिलकर लॉन्च किया है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इनोवेशन की फील्ड में, जैसे IPR हुआ, डिजाइन थिंकिंग हुई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, इन सब फील्ड में 50,000 स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, याद रखिएगा। तो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? दो लोगों ने, धर्मेंद्र प्रधान सिंह और श्री अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। देखिए, याद रखिएगा, ये जो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको AICT द्वारा रन किया जाएगा इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ा था इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? AICT ने मिलकर लॉन्च किया। 2 दिन नहीं हुए, 4 दिन होंगे मेरे ख्याल से। AICT की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1944 में स्थापना, 45 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अनिल सहस्त्रबुद्धे। इतनी जल्दी में ये हूँ क्योंकि सुबह वीडियो पढ़नी थी लेकिन शाम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए शिपिंग इंडस्ट्रीज को कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो शिपिंग इंडस्ट्री को अगले 5 वर्षों में 1624 करोड़ 1624 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया कि इंडियन शिपिंग कंपनीज को अगले 5 वर्षों में 1624 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, पर्पस क्या है? शिपिंग इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट के जैसा बनाना। तो अगले 5 वर्षों में ये सब्सिडी अनाउंस की गई है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। इंडिया में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएंगी शिपिंग की, उनको ग्रोथ करने के लिए 1624 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जितनी भी सब्सिडी दी जाएगी उनको ईयर वाइज पर ईयर 1% रिड्यूस कर दिया जाएगा और मिनिमम ला के खड़ा कर दिया जाएगा 10 और 5% के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में चाहे जितनी सब्सिडी हो, लास्ट में आपको 10 to 5% ही मिलनी है। 2 कैटेगरीज में 1% ईच ईयर डिक्रीज होगा आपका फिशिंग इंडस्ट्रीज में सब्सिडी। इंडिया में 7,500 से ऊपर की कोस्ट लाइन है और 100% FDI है शिपिंग इंडस्ट्री में 1997 से। फिर भी एक स्टेडली यानी ऐसा ग्राफ है शिपिंग इंडस्ट्री का, यानी ना ही ग्रो कर रहा है ना ही डाउन हो रहा है, तो इसको ग्रो तो करना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट फॉर 55 कैंपेन किसने लॉन्च किया है? फिट फॉर 55 कैंपेन ये लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन ने। किसने? यूरोपियन यूनियन। ये देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है
अपने 27 मेंबर से, पता है EU अलग हो गया है, EU से UK अलग हो गया था, तो पहले 28 मेंबर थे, अब 27 मेंबर हो गए हैं यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने 27 मेंबर से कहा है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेज में 55% का रिडक्शन किया है। कितना? 55% का रिडक्शन किया है 1990 लेवल से। तो फिट फॉर 55 मूवमेंट किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन ने, ताकि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेज में 55% रिडक्शन किया जा सके। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि 2035 तक गैसोलीन से चलने वाले या फिर डीजल से चलने वाले जितनी भी कार हैं उनको फेज आउट कर दिया जाएगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? अभी चाइना का मैंने आपको बताया 2060 तक चाइना ने बोला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है। अब यूरोपियन यूनियन फिट टू 55 लॉन्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में COP21 में बताया गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को अगर 2 डिग्री सेल्सियस रोकना है तो हमें कई सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगमा मोहम्मद मलिक, इनको किस कंट्री में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? नगमा मोहम्मद मलिक, इनको पोलैंड में इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। तो देख लीजिए, ये हैं नगमा मोहम्मद मलिक, इंडिया की एम्बेसडर होंगी पोलैंड में। कहाँ पे? पोलैंड में। देखिए 1991 बैच की IFS ऑफिसर हैं नगमा मोहम्मद मलिक जी। अभी तक इंडिया में है लेकिन आप पोलैंड की एम्बेसडर होंगी। पोलैंड की बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है पोलैंड। कैपिटल है वॉर्सा, करेंसी है स्लोटी, प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस डूडा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेखा सिकरी, इनको सब लोग जानते होंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया। देख लेते हैं सुरेखा सिकरी जी कहाँ से बिलोंग करती हैं। इनको जानते हैं ना? इनका निधन हो गया, बालिका वधू की वजह से बहुत फेमस थी। 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी जी का निधन हो गया। ये यूपी से बिलोंग करती थी, तो याद रखिए सुरेखा सिकरी। इनके विषय में तो जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स पे जो घोस्ट सीरीज आई थी 2020 की, उसमें भी ये थी सुरेखा सिकरी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। गुड।